उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से करीब 90 मिनट 100 मिनट के आसपास 20 मुद्दों पर जमकर बोले। सदन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री सभी पूरी तरह से मौजूद थे। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि वो राहुल को ज्यादा सहूलियत दे रहे हैं। स्पीकर के ऊपर ये गृह मंत्री का आरोप था। वहीं कांग्रेस के सांसद ने आरोप लगा दिया कि पीएम के आगे लोकसभा अध्यक्ष झुक जाते हैं। लोकसभा में सोमवार को तब मुश्किलें ज्यादा बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी बीच में उठे, 2-3 वाक्य में टोके और उसके बाद राहुल गांधी अपनी रो में दिखाई पड़े, यानी अपने फॉर्म में नजर आए। सचिवालय के सूत्र बताते हैं कि सदन की कार्यवाही के बाद पारा हाई रहा। वहीं अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि आगे वो बैलेंस कैसे बनाएंगे। सत्ता पक्ष भी नेता विपक्ष को मैनेज करने के उपाय में व्यस्त है। बीजेपी के ही कुछ नेता दबी जुबान ये जरूर कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। दरअसल संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी खूब बोले। लोकसभा में राहुल गांधी की जब बारी आई तो जमकर वो बोले और इतना बोले कि संसद में हंगामा ही मच गया। अग्निवीर से लेकर हिंदुत्व को लेकर मोदी सरकार पर 1.5 घंटे तक वो बरसते रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस हमले का सत्ता पक्ष की ओर से भारी विरोध हुआ। खुद राहुल गांधी के भाषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठ गए। उन्होंने राहुल गांधी पर पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहने के लिए पलटवार किया और माफी मांगने की बात कही। पीएम मोदी ने 2 बार राहुल गांधी की स्पीच में दखल दिया। उनके अलावा कम से कम 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी राहुल के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से हिंदुओं पर किए गए कमेंट टिप्पणी पर माफी मांगने के लिए कहा। आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद इंडी गठबंधन के नेता बेहद उत्साहित भी नजर आए। वहीं कांग्रेसियों को भी राहुल गांधी से खासा उम्मीदें दिखी। उनका यह दावा है कि राहुल गांधी देश की एक मजबूत आवाज बनेंगे। आपको यह भी बता दें कि संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी अहम होती है। जो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो बनते हैं, साथ ही उनके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों का हिस्सा होता है। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट, ये सब कुछ जो कमिटी करती है उसका हिस्सा नेता प्रतिपक्ष होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियां, चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां जो होती हैं ये ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, इन सब से जो समितियां जुड़ी होती हैं या जो इनका चयन करती हैं, उन सारी समितियों में नेता प्रतिपक्ष मौजूद होता है। अब एक बड़ा जो सवाल है वो ये कि क्या लोकसभा में ये जो यूपी के दोनों लड़कों की जोड़ी है ये तालमेल बना के चल रही है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश और राहुल की। सूत्रों से जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता बहुत उत्साहित हैं। वो बताते हैं कि लोकसभा में कैसे राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी तालमेल से काम कर रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि यूपी में होने वाला उपचुनाव भी अब इसी बैलेंस के साथ दिखेगा, इन 2 लड़कों की जोड़ी के साथ। कांग्रेस के नेता भी इन दोनों नेताओं की चर्चा कर रहे हैं और इन दिनों राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की तारीफ भी खूब हो रही है। राहुल अखिलेश की भी तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश राहुल की। इस बीच खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, डिंपल यादव की केमिस्ट्री भी थोड़ी गहराई है। यूपी में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए एक सांसद का कहना है कि यह तालमेल चलता रहा तो 2027 तक बीजेपी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी का तेवर अखिलेश का पीडीए पूरी पिक्चर बदल देगा। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि राहुल गांधी का ये जो जोश है, ये जो उनका एक तरीके से कह लीजिए अलग अंदाज है, इसके पीछे राज क्या है। राहुल गांधी का सचिवालय इन दिनों काफी उत्साहित है, तब तो और जब वो दोनों जगह से जीत चुके हैं और तब तो और जब कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के तेवर पूरे बदल गए। कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानुगोलू कहते हैं कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया को देखने वाली टीम भी मजबूत हो रही है। यही अगर देखा जाए तो पूरा पिक्चर अगर आप उठाकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने रख दीजिए तो उनकी टीम भी खासा उत्साहित है। फिलहाल प्रियंका की टीम केरल के वायनाड में जड़ें जमा रही है। दोनों नेताओं को उनकी टीम हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और यदि वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो वहां पर भी सरकार बनने का भरोसा दे रही है।
शिवसेना के नेता संजय राउत भी ये कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ही होने वाला है। राहुल गांधी की टीम काम कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जोश के लिए आखिर क्या करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हमेशा दिन एक जैसा नहीं रहता, ये तो समय का पहिया है, घूमता रहता है। संजय राउत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन राहुल की टीम चूंकि उत्साहित है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव नजर आ रही है, इससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो तैयारी है वो मजबूती से दिखाई पड़ रही है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनके अंदाज भी बदल चुके हैं। बीजेपी की कैसे मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, यूपी के ये दो लड़के कैसे ये बढ़ा सकते हैं, इस पर भी चर्चा अब जोर पकड़ रही है। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में चुनाव होने हैं। अक्टूबर महीने तक ये चुनाव प्रस्तावित हैं, प्रोजेक्टेड हैं। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे के जो हैं वो मनमाफिक नतीजे नहीं दे रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखकर पार्टी के चाणक्य ने कमान संभाल ली है, यानी अमित शाह। मुश्किलें हालांकि बीजेपी की बढ़ती जरूर नजर आएंगी। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी लायबिलिटी बन गई है, बोझ जैसी दिखाई पड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना लोकसभा चुनाव के नतीजे से इतरा रही है, कतरा भी रही है। साझेदारी में 60-80 सीटों की बात हो रही है। बीजेपी की अंदरूनी समस्या भी बढ़ी है कि सीट महाराष्ट्र में कैसे बांटेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद गुटबाजी भी बढ़ी है क्योंकि नंबर कम हुए। जब नंबर कम होते हैं तो जो गुट बनाने वाले नेता होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बजट से पहले बीजेपी ने खजाने का मुंह खोल दिया है। युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, किसानों को खूब लुभाने की बात कही गई है इस बजट में। दूसरे, झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पार्टी का जमीनी ग्राफ बढ़ा है। हरियाणा के नतीजे महाराष्ट्र से भी खराब थे लोकसभा चुनाव में, आप सबने देखा था। इधर यूपी में बसपा की बात करें तो 2019 में बसपा के 10 सांसद लोकसभा में थे, 2024 में कोई रहा नहीं और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में केवल एक विधायक उनका जीतकर विधानसभा पहुंचा था। राज्यसभा में इकलौते सदस्य रामजी गौतम ही बचे हैं। पासी हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, पटेल हो, मुसहर हो, नोनिया हो, धोनिया हो, काछी हो, ये तमाम जातियां जो हैं वो बीएसपी से धीरे धीरे खिसक चुकी हैं। सबसे बड़ा खतरा तो पार्टी के राष्ट्रीय बने रहने पर भी मंडरा रहा है। बीएसपी बचे कुचे जो लोग हैं वो बोलते नहीं है बीएसपी के जो हैं, लेकिन दबी जुबान मायावती को ही जिम्मेदार बताते हैं। बीएसपी के कुछ नेता कहते हैं कि बीएसपी में बचा ही क्या है, बस मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद। आकाश भी मासूम है, जब चाहती हैं बहन जी उन्हें अपरिपक्व बता देती हैं, जब चाहती हैं उनकी ताजपोशी कर देती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त यूपी के ये दो लड़के जिनको कि ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को चुनौती देंगे, सदन में भी ये बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सदन की है, अखिलेश ने मंगलवार को जिस तरीके से माहौल बनाया, राहुल ने सोमवार को जिस तरीके से माहौल बनाया सदन में, ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है विपक्ष को यूं ही एनडीए को हैंडल कर लेना। और एनडीए को विपक्ष को हैंडल करने के लिए अब एक नई रणनीति पर काम करना होगा, क्योंकि अब तो राहुल गांधी के भी तेवर बदले नजर आते हैं और यह कहना लाजमी होगा कि वाकई में ये दोनों लड़के बदले बदले से नजर आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।